साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मैंने उनको यहाँ पर कवर किया है। मैंने ऐसे सभी क्वेश्चन को कवर किया है जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं और आगे आने की उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। दोस्तों, ये जो साइंस की क्लास है ये आपके जीवन में आपके नए मुकाम, आपकी ड्रीम जॉब को पाने में आपकी सहायता, आपकी हेल्प के लिए शुरू की गई है। चलिए तो फ्रेंड्स, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरा ये फर्स्ट वीडियो है फ्री एजुकेशन चैनल पर जो कि साइंस सब्जेक्ट को लेकर है। आप फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक और फ्रेंड्स फिर फीडबैक भी दें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा और मैं आपके लिए क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। चलिए तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे लेक्चर को और बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, पहला हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है अम्लों का पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स, अम्ल का जो पीएच मान होता है ये होता है 7 से कम। और फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं क्षार के पीएच मान की। तो क्षार का जो पीएच मान होता है ये होता है 7 से अधिक होता है फ्रेंड्स, 7 से अधिक और 14 तक होता है। लास्ट वैल्यू जो होती है ये 14 होती है क्योंकि पीएच स्केल की जो मापन की जो लिमिट है ये 0 से लेकर 14 तक होती है फ्रेंड्स। तो 0 से लेकर 7 से कम जो पीएच मान है ये अम्लों का होता है। 7 से अधिक और 14 तक जो पीएच मान होता है ये किसका होता है, क्षार का होता है। और फ्रेंड्स 7 के इक्वल जितने भी पीएच मान होते हैं तो ये कौन से विलयन होते हैं, ये उदासीन विलयन होते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख लेते हैं कि कुछ जो विलयन है इनके पीएच मान पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जल का पीएच मान अगर हम बात करें तो जल का पीएच मान होता है 7। और फ्रेंड्स, नमक की अगर बात करें तो नमक का पीएच मान भी कितना होता है, 7 ही होता है फ्रेंड्स। इसको हम ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद कर सकते हैं कि हफ्ते के 7 दिन हमें जल और पानी चाहिए, नमक और पानी चाहिए। हफ्ते के 7 दिन हमें नमक और पानी चाहिए। तो हम याद रख सकते हैं जल का पीएच मान भी 7 हो गया और नमक का पीएच मान भी 7 हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दूध का पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स, जो दूध होता है इसका पीएच मान होता है 6.4, 6.4 होता है। आगे बात कर लेते हैं सिरके की। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये फैक्ट जो आपको यहाँ मैंने बताए हैं ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है सिरके का पीएच मान कितना होता है। तो सिरके का जो पीएच मान होता है ये 3 होता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं सिरके में 3 अक्षर होते हैं और यहाँ पर इसका पीएच मान भी कितना हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट है फ्रेंड नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स, नींबू के रस का जो पीएच मान होता है ये होता है 2.4। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सा देश सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का उत्सर्जन करता है। तो फ्रेंड्स, जो चीन देश है ये सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है और प्रतिशत में इसकी मात्रा कितनी है, तो पूरे विश्व की 30% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन चीन द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, अब बात हुई है कार्बन डाइऑक्साइड की तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके एक अणु में 1 कार्बन का परमाणु और 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। कितना, 1 कार्बन का परमाणु होता है और 2 ऑक्सीजन का परमाणु होते हैं किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में। और फ्रेंड्स, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रंगहीन गैस है, इसका कोई रंग नहीं होता है ना इसमें कोई गंध होती है, तो ये रंगहीन और गंधहीन गैस है। और फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये 0.03% में की मात्रा में पाई जाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जानते हैं कि पृथ्वी पर सभी सजीव जितने भी प्राणी रहते हैं ये श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं। और फ्रेंड्स, जो हरे पेड़ पौधे रहते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते समय जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको ग्रहण करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बोहाइड्रेट का फ्रेंड्स इसका कार्बोहाइड्रेट जो होता है फ्रेंड्स इसका ये निर्माण करते हैं अपने भोजन के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टाइफाइड बीमारी किस जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होती है। तो फ्रेंड्स, जो टाइफाइड बीमारी है ये साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होती है। किसके द्वारा, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होती है। हमारा उत्तर हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी। फ्रेंड्स, साल्मोनेला टाइफी नाम का जो बैक्टीरिया होता है इसके कारण ये बीमारी होती है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बीमारी जो है टाइफाइड ये हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आंतों को प्रभावित करती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा आंत। चलिए फ्रेंड्स, अब
बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिल्ली, शेर और टाइगर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स बिल्ली, शेर और टाइगर में 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो है ये 38 हो जाएगा। फ्रेंड्स अब अगर बात करें मानव के गुणसूत्र की, तो मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन जोड़े में पूछा जाता है तो ये आंसर हो जाएगा 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव में। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गल मेटल जो होती है ये किसका मिश्र धातु है? तो फ्रेंड्स जो गन मेटल है ये कॉपर, जिंक और टिन की मिश्र धातु है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कॉपर, जिंक और टिन। और फ्रेंड्स अगर इनका प्रतिशत पूछा जाता है एग्जाम में तो आप याद रखिएगा, कॉपर होता है 88%, जिंक होता है 2% और फ्रेंड्स जो टिन होता है ये 10% की मात्रा में इसमें पाया जाता है। अब बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो फ्रेंड्स मनुष्य की लार में जो मुख्य एंजाइम पाया जाता है वो तो होता है टाइलिन, और इसका अन्य नाम होता है ये एमाइलिस के नाम से और पत्तियालिन के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स अब हम बात करें अगर टाइलिन एंजाइम की, तो ये जो टाइलिन एंजाइम होता है ये स्टार्च का जो परिवर्तन है, स्टार्च का परिवर्तन ये ग्लूकोज में कर देता है। स्टार्च का परिवर्तन ग्लूकोज में कर देता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एंजाइम स्टार्च का परिवर्तन ग्लूकोज में करता है, तो हमारा आंसर होगा टाइलिन एंजाइम। और फ्रेंड्स इसके अलावा एक और मुख्य एंजाइम पाया जाता है जो कि होता है लाइसोजाइम। मैं यहाँ लिख देती हूँ तो आप याद रखिएगा, ये होता है लाइसोजाइम। और ये कैसा एंजाइम होता है फ्रेंड्स? तो इसका जो कार्य होता है ये जीवाणुनाशी एंजाइम होता है, और भोजन के साथ में जो हमारे मुख में छोटे छोटे जीवाणु चले जाते हैं, बैक्टीरिया चले जाते हैं, उनको ये नष्ट करने का काम करता है। कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम एंजाइम। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स दांतों के अध्ययन को कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओडोंटोलॉजी। फ्रेंड्स अगर बात करें दांतों की, तो हमारे मुख में जो दांत पाए जाते हैं ये कितने प्रकार के पाए जाते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो हमारे मुख में जो दांत पाए जाते हैं ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं। पहले होते हैं कृतंक, दूसरे होते हैं रदनक, तीसरे होते हैं चवर्णक और चौथे होते हैं अग्रचवर्णक। फ्रेंड्स ये 4 प्रकार के जो दांत हैं ये हमारे मुख में पाए जाते हैं। और एक वयस्क मनुष्य में अगर दांतों की संख्या पूछी जाए तो ये होती है 32। एक वयस्क मनुष्य में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 32 होती है। और फ्रेंड्स एग्जाम में यहाँ से और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से दांत होते हैं जो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार उगते हैं? तो ऐसे दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। जो 20 दांत होते हैं जो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार उगते हैं फ्रेंड्स। और ये कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं कृतंक, रदनक और फ्रेंड्स तीसरे होते हैं अग्रचवर्णक। तो फ्रेंड्स ये जो 3 प्रकार के दांत होते हैं ये मनुष्य के जीवन काल में 2 बार उगते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ से और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो मनुष्य के शरीर का जो सबसे कठोर भाग होता है तो ये हमारे दांतों की सबसे बाहरी परत होती है। दांतों की जो सबसे बाहरी परत होती है जिसे हम क्या कहते हैं? इनेमल। ये हमारे पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग होती है इनेमल। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अग्निशमन वस्त्र यानी फायर सेफ्टी क्लॉथ्स जो हैं ये किसके बनाए जाते हैं? तो फायर सेफ्टी जो क्लॉथ्स हैं ये एस्बेस्टस के बनाए जाते हैं। एस्बेस्टस हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा जिसे हम क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। इसमें क्या होता है? तो फ्रेंड्स जो एसिड रेन होती है इसमें नाइट्रिक अम्ल और सल्फर अम्ल होते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल है और नाइट्रिक अम्ल ये एसिडिक रेन में होते हैं। और फ्रेंड्स ये इसके मुख्य अवयव होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। और इनके रासायनिक नाम अगर आपसे पूछे जाएं, रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जाए तो रासायनिक सूत्र जो होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है ये होता है HNO3। आप याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र और H2SO4 है ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो फ्रेंड्स जंग रहित लोहा बनाने में जो प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है ये होती है क्रोमियम। हमारा आंसर हो जाएगा क्रोमियम।
चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीलगाय निम्न में से किस कुल में आती है। तो फ्रेंड्स, जो नीलगाय होती है आपने देखी होगी, ये मतलब हिरण के लगभग दिखती है। और फ्रेंड्स, ये किस कुल में आती है। तो फ्रेंड्स, ये हिरण के कुल में आती है। हमारा आंसर हो जाएगा हिरण। और फ्रेंड्स, अगर हिरण का आपसे वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है तो फ्रेंड्स, हिरण का जो वैज्ञानिक नाम होता है ये होता है सर्वस एलापर्स। क्या होता है? सर्वस एलापर्स। याद रखिएगा, आप एग्जाम में पूछा जाता है हिरण का वैज्ञानिक नाम, तो ये होता है सर्वस एलापर्स। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं जो हैं ये पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये बता दिया था ब्रह्मगुप्त ने। हमारा आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। फ्रेंड्स, ब्रह्मगुप्त जो थे ये भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। फ्रेंड्स, इन्होंने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि जो सभी वस्तुएं हैं ये पृथ्वी की ओर आकर्षित यानी गुरुत्वाकर्षित होती हैं। और फ्रेंड्स, इन्होंने ब्रह्मगुप्त ने गणित और खगोल शास्त्री दोस्तों कई पुस्तकें भी लिखी हैं। और फ्रेंड्स, अब बात करें अगर न्यूटन की, तो न्यूटन के बारे में हम सभी जानते हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था। और गति के जो 3 नियम हैं ये भी न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गति के जो 3 नियम हैं इनका प्रतिपादन किसने किया था। तो किसने किया था? हम जानते हैं न्यूटन ने किया था। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो ये किसके द्वारा प्रतिपादित है? न्यूटन जी के द्वारा ही। जो सर आइजैक न्यूटन थे इन्होंने ही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। चलिए फ्रेंड्स, तो अब बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के बाद पृथ्वी की सबसे नज़दीकी जो तारा है ये कौन सा है। तो फ्रेंड्स, सूर्य के बाद जो सबसे नज़दीकी तारा है पृथ्वी का ये है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। हमारा उत्तर हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करें प्रॉक्सिमा सेंचुरी की तो ये किस तारामंडल में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये नरतुरंग तारामंडल में स्थित है। किस में? नरतुरंग तारामंडल में ये स्थित है प्रॉक्सिमा सेंचुरी नाम का जो तारा है। और फ्रेंड्स, ये जो तारा है ये एक लाल बौना तारा है। कैसा तारा है? लाल बौना तारा है। लाल बौना तारा। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, जो रेल की गति है ये रूपांतरित गति का उदाहरण है। हमारा उत्तर हो जाएगा रूपांतरित गति। अब फ्रेंड्स, बात हुई है रूपांतरित गति की, तो हमें यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि जो रूपांतरित गति होती है ये क्या होती है। तो फ्रेंड्स, रूपांतरित गति होती है इसमें जो वस्तु होती है, इस वस्तु के जितने भी भाग होंगे, जैसे हम अगर यहाँ पर रेल की बात कर रहे हैं तो रेल के जितने भी डिब्बे होते हैं और इसका इंजन होता है, तो फ्रेंड्स इसके जितने भी सभी भाग हैं ये समान दिशा में तथा समान समय में एक समान दूरी को तय करेंगे। जो रूपांतरित गति होती है इसमें जो वस्तु होती है इसके सभी भाग एक समान दिशा में, एक ही दिशा में, एक समान दिशा में, समान समय में समान दूरी को तय करते हैं। ये होती है रूपांतरित गति। तो हम जानते हैं जो रेल होती है ये भी इसी प्रकार की गति पर निर्धारित है। फ्रेंड्स, रेल होती है वो एक समान गति से चलती है और उसके जो प्रत्येक डिब्बे होते हैं और फ्रेंड्स उसका जो इंजन होता है ये सभी एक समान समय में एक समान दूरी को तय करते हैं। और फ्रेंड्स, अब अगर बात करें हम रूपांतरित गति की, इसके प्रकारों की, तो ये 2 प्रकार की होती है। पहली होती है सरल रेखीय गति और दूसरी होती है फ्रेंड्स वक्रीय गति। पहली होती है सरल रेखीय और दूसरी होती है वक्रीय गति। और फ्रेंड्स, सरल रेखीय गति क्या होती है? तो गतिमान वस्तु अगर सीधी रेखा में गति कर रही है तो वो सरल रेखीय गति हो जाएगी, और अगर वो वक्रीय गति कर रही है तो वो कौन सी गति हो जाएगी? उसकी वक्रीय गति हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं आशा करती हूँ कि मैं जो समझा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। और चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो फ्रेंड्स, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में जो विटामिन सहायक होता है वो होता है हमारा विटामिन ए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। और फ्रेंड्स, विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटी कैंसर विटामिन। और फ्रेंड्स, अगर विटामिन ए के रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम जो होता है ये होता है रेटिनॉल। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि इसकी कमी
से बीमारी जो होती है, तो फ्रेंड्स इसकी कमी से रतौंधी बीमारी होती है। कौन सी? रतौंधी बीमारी होती है, जो आँख से संबंधित होती है। इस बीमारी में, रतौंधी में, रात में दिखाई देने में मुश्किल होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नींबू में पाए जाने वाले अम्ल एसिड का नाम क्या होता है? तो नींबू में जो अम्ल पाया जाता है, इसका नाम होता है साइट्रिक अम्ल। क्या होता है? साइट्रिक अम्ल या साइट्रिक एसिड। और फ्रेंड्स, बात हुई है नींबू की, तो मैं आपको बता देती हूँ कि नींबू के रस की जो पीएच वैल्यू होती है, नींबू के रस का जो पीएच मान होता है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो ये कितना होता है? 2.4 होता है। कितना? 2.4। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो वैक्सीन की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स, जो पोलियो वैक्सीन है, इसकी खोज की गई थी सर जोनास साल्क द्वारा। और जोनास साल्क द्वारा पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी 1952 में। और फ्रेंड्स, 1952 में ये जब खोज की गई थी, तो जो जोनास साल्क हैं, ये कहाँ के थे? तो ये कहाँ के थे? पिट्सबर्ग के थे। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये किस देश के वैज्ञानिक थे, तो ये कहाँ के थे? पिट्सबर्ग के थे। और फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करें पोलियो की, तो ये जो पोलियो बीमारी है, ये पोलियो वायरस के कारण होती है। किस वायरस के कारण होती है? तो ये पोलियो वायरस के कारण होती है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फ्रेंड्स, इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। हमारे शरीर का जो तंत्रिका तंत्र होता है, ये इस बीमारी से, पोलियो बीमारी से प्रभावित होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। और फ्रेंड्स, सबसे बड़े ग्रह की बात हुई है, अब हम बात कर लेते हैं सबसे छोटे ग्रह की। तो फ्रेंड्स, सबसे छोटा जो ग्रह है ये कौन सा है? तो ये है बुध ग्रह। कौन सा? बुध ग्रह। और फ्रेंड्स, अगर हम बड़े से लेकर बात करें, तो हमारी जो पृथ्वी है, बड़े ग्रहों में किस क्रम पे आती है? तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो पृथ्वी का स्थान है, ये 5वां स्थान है। और अगर फ्रेंड्स छोटे से बड़े की ओर देखा जाए, तो हमारी जो पृथ्वी है, अगर छोटे ग्रहों में देखा जाए, तो हमारी पृथ्वी का 3रा स्थान है। चलिए अब फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रिप्सिनोजन एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? तो फ्रेंड्स, अगर आप ट्रिप्सिनोजन को नहीं जानते हैं, तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो ट्रिप्सिनोजन होता है, तो फ्रेंड्स, ये ट्रिप्सिन एंजाइम ही होता है, लेकिन जब ये अग्नाशय से फ्रेंड्स स्रावित होता है, तो ये निष्क्रिय रूप में निर्मित होता है। अग्नाशय में इसका जो निर्माण होता है, ये निष्क्रिय रूप में निर्मित होता है फ्रेंड्स। और जिसे वहाँ पर क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसे ट्रिप्सिनोजन कहा जाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम को ही ट्रिप्सिनोजन कहा जाता है। और फ्रेंड्स, जो ट्रिप्सिनोजन होता है, ये पित्त नली के माध्यम से, किस नली के माध्यम से? पित्त नली के माध्यम से छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत में प्रवेश करता है, वहाँ पर ये सक्रिय ट्रिप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। छोटी आंत में जाकर ट्रिप्सिनोजन सक्रिय ट्रिप्सिन एंजाइम में परिवर्तित हो जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं ये कहाँ से स्रावित होता है। तो मैं आपको उत्तर दे चुकी हूँ कि ये कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ध्वनि का तारत्व यानी जो पिच होती है, ये किस पर निर्भर करती है? तो ये जो है पिच है, ये आवृत्ति पर निर्भर करती है। हमारा आंसर हो जाएगा आवृत्ति, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है, तो क्या बनता है? तो फ्रेंड्स, जब हम बेकिंग सोडा को जल के साथ गर्म करते हैं या मिलाते हैं, तो फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CO2, और इसे हम कहते हैं, रासायनिक नाम जो है इसका कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स, अब बात हुई है बेकिंग सोडा की, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। और फ्रेंड्स, अगर हम रासायनिक सूत्र की बात करें, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। NaHCO3 होता है। चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईंधन निम्नतम पर्यावरण प्रदूषक है? तो फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा ईंधन है जो निम्नतम पर्यावरण प्रदूषक है? तो फ्रेंड्स, ये होता है हाइड्रोजन। हमारा जो आंसर है ये हो जाएगा हाइड्रोजन। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विमान ईंधन में ग्लाइकोल को मिलाने का क्या कारण होता है? तो फ्रेंड्स, विमान ईंधन में ग्लाइकोल को जो मिलाने का कारण होता है, ये पेट्रोल को जमने से रोकता है। तो इसमें विमान में ग्लाइकोल को मिलाया जाता है, ये पेट्रोल को जमने से रोकता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है?
तो फ्रेंड्स विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। और फ्रेंड्स हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से प्राप्त होती है। किस किस से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से हमें ऊर्जा यानी एनर्जी मिलती है, और विटामिन से फ्रेंड्स हमें किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं मिलती है। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्विमिंग पूल यानी तरण ताल, जैसे हम हिंदी में स्विमिंग पूल को क्या कहते हैं? तरण ताल। जल के संक्रमण ना फैलने के लिए इसमें किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते, और फ्रेंड क्लोरीन का जो रासायनिक सूत्र है इसको किससे डिनोट करते हैं? Cl से करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गाय का दूध पीला सफ़ेद किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो फ्रेंड्स जो गाय का दूध है ये पीला सफ़ेद होता है कैसीन के साथ कैरोटीन। किसके साथ? कैसीन के साथ कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का जो दूध है ये पीला सफ़ेद रंग का होता है। फ्रेंड्स अगर बात सिर्फ पीले की हो कि गाय का जो दूध है ये पीला किस कारण होता है, तो ये कैसीन की उपस्थिति के कारण पीले रंग का होता है। और फ्रेंड्स अगर सफ़ेद की बात की जाए तो ये कैरोटीन की उपस्थिति के कारण सफ़ेद रंग का होता है। और फ्रेंड्स अगर दोनों का पूछा जा रहा है पीला सफ़ेद, तो हमारा आंसर होगा कैसीन के साथ कैरोटीन की उपस्थिति के कारण ये पीला होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एमआरआई मशीन निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स जो एमआरआई मशीन होती है इसमें हम चुंबकीय तरंग का यूज़ करते हैं। हमारा उत्तर हो जाएगा चुंबकीय तरंग, मैग्नेटिक वेव का इसमें यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स अगर एमआरआई के पूरे नाम या फुल फॉर्म की बात हो तो इसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन इसका पूरा नाम होता है। और फ्रेंड्स इस मशीन का सर्वप्रथम यूज़ कब किया गया था? तो इसका सर्वप्रथम यूज़ 1977 में किया गया था। और किस लिए किया गया था? तो फ्रेंड्स कैंसर की जांच के लिए इसका सर्वप्रथम यूज़ किया गया था। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गैसों का दाब मापने वाला यंत्र निम्न में से कौन सा है? तो फ्रेंड्स हम जानते हैं गैसों का दाब मापने वाला यंत्र है वो है मैनोमीटर। हमारा उत्तर हो जाएगा मैनोमीटर। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फ्रेंड्स ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या होता है फ्रेंड्स? सोडियम हाइपोक्लोराइड। और फ्रेंड्स अगर हम इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र जो है वो होता है CaOCl2। क्या होता है फ्रेंड्स? CaOCl होल टॉयज होता है इसका रासायनिक सूत्र। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स जो पेनिसिलिन होता है ये प्राप्त होता है फफूंद यानी फंगस से प्राप्त होता है। हमारा आंसर हो जाएगा फफूंद या फंगस। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ही वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ। एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हैं व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक पर, और फ्रेंड्स इससे ज़्यादा आप शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो ही चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और फ्रेंड्स मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगता है, समझ में आता भी है या नहीं आता है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और फ्रेंड्स मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, क्या नया ला सकती हूँ आपके लिए, ये भी आप कमेंट करें। और आप क्या पढ़ना चाहते हैं इसको आप कमेंट करें। साथ ही आप हमारी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर विजिट करें और हमारे मोर वीडियोज़ को आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।